हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इटली का एकीकरण के बारे में। ठीक है, हमने यूरोप में राष्ट्रवाद के चैप्टर को पढ़ लिया है। अब हम छोटे छोटे पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा नेपोलियन की संहिता क्या होती है, नेपोलियन का शासनकाल कब था, क्या बदलाव किया, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति क्या होती है, सब कुछ के बारे में हमने बारी बारी से पढ़ लिया है। अब काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि भैया आप पढ़ाइए इटली का एकीकरण। किसका? तो इटली का एकीकरण हम लोग अब पढ़ने का प्रयास करते हैं, प्रयास नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तुम लोग पढ़ने के लिए आओगे प्रयास करने, लेकिन क्या तुम लोग खाना खाने का प्रयास करते हो कि जब तुमको भूख लगी हो तो तुम बोल दो कि अब मैं खाना खाने का कुछ प्रयास करता हूँ, मैं तुरंत जाकर के खा लेते हो। तो देखो इटली के एकीकरण कब शुरुआत होती है, तो इटली के एकीकरण 19वीं सदी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। कब शुरू होती है? तो ये शुरू होती है 19वीं सदी में। ठीक है, इटली के अंदर एक क्रांतिकारी होते हैं जिनका नाम है ज्यूसेप मेजनी। क्या नाम है? ज्यूसेपे मेजनी। ठीक है, 1830 के दशक में, 1830 के दशक में एक ज्यूसेपे मेजिनी, ये एक क्रांतिकारी होते हैं। ठीक है, क्रांतिकारी, क्रांतिकारी मतलब लोगों को, देखो उधर फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो फ्रांस क्या हुआ था, एक स्वतंत्र देश घोषित हो गया था, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया था। तो इसी तरह लोग चाहते थे कि जो हमारा इटली है ना, प्यारा सा ये इटली है, रोम है ना, सॉरी इटली है, इटली को हम राज करवा लें, है ना, स्वतंत्र देश घोषित करवा ले। तो जोसेफ मेजनी को ना, यहाँ का जो शासक था ना वो बहुत डरता था इनसे, जोसेफ मेजनी से। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर, जोसेफ मेजनी के अंदर क्या था, राष्ट्रवादी विचारधाराएं थी, है ना, राष्ट्रवादी विचारधाराएं थी। और आपको एक बहुत अच्छी बात बता दें, जोसेफ मेजनी एक क्रांतिकारी थे जिनके द्वारा यंग इटली और यंग यूरोप की संगठन शुरू किया गया। ठीक है, किसका? यंग इटली, याद रखना, इन्हीं के द्वारा दो संगठन चालू किया गया। कौन कौन सा? पहला है यंग इटली, दूसरा है यंग यूरोप। ठीक है, तो पहला कौन सा है? पहला है हमारा यंग इटली और दूसरा है यंग यूरोप। तो इन्हीं के द्वारा क्या किया गया, यंग इटली और यंग यूरोप का संगठन चालू किया गया। तो भैया जोसेफ मेजनी जो थे ये अकेले लड़ने चल दिए इटली को, है ना, अकेले 1831 से 1848 के दशक में। ठीक है, 1831 से 1848 है ना, 1848 के दशक में जो ये क्रांतिकारी युद्ध करते हैं, है ना, क्रांतिकारी युद्ध करते हैं, तो वो बाबू असफल रहे। ठीक है, तो ये सभी लोग क्या होते हैं, ये सभी लोग असफल होते हैं। ये सभी मतलब क्या, यही इनके संगठन थे, यंग इटली, यंग यूरोप। यूरोप तो खैर वही था, इटली के अंदर करना था इनको, तो यंग इटली संगठन था। इसमें क्या होता है, इसमें ये असफल रहते हैं। ठीक है, इसके कारण से इतावली राज्यों में एक बिखराव आ रहा था। ठीक है, जो इतावली राज्य थे आसपास के, उनमें एक बिखराव आ गया, जिन्हें संगठित करने के लिए, जो इतावली राज्य, इटली के अंदर जो इतावली राज्य थे, ठीक है, समझना, इटली के अंदर जो इतावली राज्य थे, इस क्रांतिकारी के बाद उसमें वो आ रहा था, है ना, उसमें मतलब इतावली राज्य आपस में बिखेर रहे थे, है ना, उसमें बिखराव आ रहा था। इनको संगठित करने के लिए सार्डिनिया पीटमांड के शासक विक्टर एमेनुएल द्वितीय आगे आते हैं। ठीक है, सार्डिनिया पीटमार्ड, ठीक है, इसके शासक जो हैं वेक्टर, बड़ा अजीब नाम है ना, एनुमियल द्वितीय क्या करते हैं, तो ये सामने आते हैं। ठीक है, यहाँ के शासक थे ये, सार्डिनिया पीटमांड के। ठीक है, तो पीटमांड के शासक सामने आते हैं, तो क्या होता है कि भैया इतावली राज्य को फिर से एक किया जाता है कि भैया देखो ऐसी ऐसी बात है, इटली का एकीकरण होगा, आपको स्वतंत्रता दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है 1859 में
1559 में सार्डिनिया पीटमांड के ऑस्ट्रिया को मतलब जो ऑस्ट्रिया था, ठीक है, ऑस्ट्रिया को पराजित कर देते हैं। कौन करता है? तो ये गैरिबोल्डी पराजित कर देता है, ठीक है ना। पूछा जाए अगर ऑस्ट्रिया को पराजित कब किया गया, तो ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया कौन? जोसेफे गैरिबोल्डी, ठीक है। तो भैया अब देखो इनके टीम में जोसेफ मेजनी आ गया और गैरिबोल्डी आ गया। अब बात आती है कावूर के आने की, तो इसको देखते हैं कि सार्डिनिया पीटमांड जो है यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, कौन है? यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है काबूर, ठीक है। तो ये जो काबूर होते हैं ये यहाँ सार्डिनिया पीटमांड के प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब इन्होंने भी ये जो इटली का एकीकरण हो रहा था इसमें भाग ले लिया, ठीक है। तो क्या होता है कि सार्डिनिया पीटमांड के प्रधानमंत्री कावूर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलन में नेतृत्व किया और फ्रांस व सार्डिनिया पीटमांड के बीच एक कूटनीति संधि की स्थापना की, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? 1805 में गैरिबोल्डी आ गए। देखो कौन कौन आते हैं? गैरिबोल्डी आते हैं, कावूर जी आते हैं और जोसेफ मेजनी जी। तीन लोग मिल करके फिर छोटे छोटे जो इटली बिखरा हुआ था कई भागों में, उनको सबको मिल करके इकट्ठा करते हैं, ठीक है। और जब इकट्ठा करते हैं तो सन 1861 में क्या होता है? 1861 के 1860 के अंदर ही इटली में 18 से 7 के अंदर स्पेन के लोगों मतलब जो देखो 1860 के अंदर क्या होता है? सार्डिनिया पीटमांड के जो सैनिक थे ना वो स्पेन में घुस जाते। स्पेन भी कब्जा करके रखा था इटली को। स्पेन में घुसते हैं और स्पेन को क्या करते हैं? ये पराजित कर देते हैं। जब इसको पराजित कर देते हैं तो इसका एकीकरण हो जाता है, ठीक है। तो इसी समय क्या हुआ 1860 में? तो 1860 में इटली का इसी समय स्पेन को पराजित करके इटली का एकीकरण हो गया, ठीक है। तो यदि पूछा जाए कि इटली का एकीकरण कब हो गया था, तो 1870 में इटली का एकीकरण हो गया था। और सन 1871 में, कब? 1871 में विक्टर एमेनुएल द्वितीय को, ठीक है, विक्टर एमेनुएल द्वितीय को इटली के राजा के रूप में, इटली के शासक के रूप में इनको घोषित कर दिया गया, ठीक है। 1871 में किसको? विक्टर एमेनुएल द्वितीय को क्या किया गया? इटली के शासक के रूप में घोषित कर दिया गया, कि बता दिया गया कि भैया इटली का शासक तुम हो, ठीक है। फिर विक्टर एमेनुएल द्वितीय इटली को चलाने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ करके बहुत ढेर सारे लोग जब प्रयास करते हैं, लोगों के अंदर राष्ट्र की भावना लाते हैं, तब जाकर के देश के लोगों के प्रति, देश के लोग ना राष्ट्र के प्रति एक लगाव रखते हैं। तो जो राष्ट्रवाद की भावना होती है वो एक दिन में नहीं आती है, वो उसको पनपानी पड़ती है। वो कई मतलब सालों बाद पनपने के बाद राष्ट्रवाद की भावना आ जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि इटली का एकीकरण आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत ढेर सारे वीडियोस दिए गए हैं। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।